गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास डे 16 चल रहा है जिसमें हमने अभी तक इफेक्टिव स्ट्रेस परमेबिलिटी के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। अब हम यहाँ पर सॉइल कॉम्पैक्शन की बात करेंगे। सॉइल कॉम्पैक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। कॉम्पैक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन चैप्टर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम कॉम्पैक्शन का क्विक रिविजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉइल कॉम्पैक्शन का अगर बात करें तो कॉम्पैक्शन एक तरीके का मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मेथड है जिसमें भैया मिट्टी की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जैसे शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, इसके अलावा परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनको सबको इम्प्रूव करने के लिए मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन जो होता है वो ये कहलाता है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, इस प्रोसेस में जो सॉइल के पार्टिकल ऑलरेडी जो होते हैं लूज स्टेट में होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है, इसके पार्टिकल लूज स्टेट में है, तो इनको किसी ना किसी मैकेनिकल मेथड के द्वारा, किसी ना किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा दबाया जाता है और दबाकर रीअरेंज किया जाता है, जिससे कि जो छोटे पार्टिकल हैं वो वॉइड्स में अपने रीअरेंज हो जाएं। तो भैया इसी को ही क्या कहा जाता है, कॉम्पैक्शन कहा जाता है। तो कॉम्पैक्शन का मेन प्रोसेस का मेन थीम क्या है, इसमें सॉइल पार्टिकल को आर्टिफिशियली मतलब बाह्य रूप से रीअरेंज किया जाता है और पैकिंग की जाती है, जिससे वो क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और इन पास आने की वजह से कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्प्रूव भी हो जाती है और हमारे मन मुताबिक हो जाती हैं। जैसे अगर पास आएंगे तो वॉइड रेशो क्या होगा, पक्का है कम होगा। परमेबिलिटी, पास वॉइड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे वॉइड तो कम हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबना, सेटलमेंट। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर आपने ही मिट्टी को दबा दिया तो अब थोड़ी दबेगी, तो सेटल कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कंप्रेस, डेंसनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसनेस ड्राई डेंसिटी से रिप्रेजेंट की जाती है मास ऑफ सॉलिड बटे में वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड तो उतना ही रहा, दबाने के बाद भी मास ऑफ सॉलिड तो वही रहा, परंतु वॉल्यूम क्या हो गया, कम। इस वजह से डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए हमने कहा डेंसनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ दो टर्म है जो आपको समझ में आनी चाहिए, एक होता है कॉम्पैक्शन और एक होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन के बारे में। तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर क्या है, क्योंकि इस पे बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। ठीक है, तो देखिए कॉम्पैक्शन जो होता है ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जबकि कंसोलिडेशन जो होता है, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो कंसोलिडेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो ये जीवन भर इसी पर रहेगी। तो इस बिल्डिंग की वजह से ये मिट्टी दबेगी, इसमें कुछ सेटलमेंट आएगा और ये सेटलमेंट को ही कंसोलिडेशन कहते हैं। और ये सेटलमेंट किसकी वजह से आता है, पानी के बाहर निकलने की वजह से आता है, तब आता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जबकि कंसोलिडेशन अपने आप होने वाला अंडर स्टैटिक लोडिंग प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन कुछ घंटों के अंदर ही प्रोसेस कर दिया जाता है, जैसे कि रोड में कुछ देर में ही अपने पास कॉम्पैक्शन हो जाता है, इसलिए सडन प्रोसेस है। जबकि कंसोलिडेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें सालों लग जाते हैं, कई ईयर लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं ईयर, क्योंकि बिल्डिंग धीरे धीरे सेटलमेंट होती है। एक चीज और है, कॉम्पैक्शन की अगर बात करें तो कॉम्पैक्शन में हमेशा मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है, जिसका मैंने यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी बना रखा है, फेज डायग्राम ये रहा। यानी कॉम्पैक्शन में आपको क्या याद रखना है कि कॉम्पैक्शन मिट्टी पार्शियली सैचुरेटेड होती है, और हम मिट्टी को करते क्या है, किसी भी रोलर, कॉम्पैक्टर या किसी की भी वजह से, ये सॉलिड और वाटर और एयर, तो हम उसका आयतन कम करते हैं केवल। और आयतन में भी क्या कमी होती है, उसमें हम बेसिकली एयर बाहर निकालते हैं जो उसकी रिक्तियों में, क्योंकि जब वॉइड्स पास आएंगे तो उसकी एयर कम हो जाएगी। तो मिट्टी का जो आयतन मान लीजिए पहले V1 था, बाद में V2 ही रह गया, तो ये जो आयतन में कमी आई है ये किसकी वजह से आई है, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ एयर, एक्सपल्शन ऑफ एयर, ये आप याद रखेंगे। तो कॉम्पैक्शन में
किसकी वजह से? रिक्तियों में से एयर बाहर निकलने की वजह से कमी आती है, किसमें? वॉइड्स में। ठीक है। दूसरा, अगर कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन हमेशा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जो होती है उसके ऊपर होने वाला प्रोसेस है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर होने वाला प्रोसेस है, जिसमें मिट्टी में क्या बाहर निकलता है? वाटर वॉइड्स कम होने की वजह से, वाटर वॉइड, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड या थ्रू वॉइड कम होने की वजह से मिट्टी का सेटलमेंट होता है, मिट्टी के आयतन में कमी आती है। आयतन में कमी दोनों में आ रही है, कॉम्पैक्शन में भी आ रही है जी, कंसोलिडेशन में भी आ रही है। और आयतन में कमी इसमें एयर बाहर निकलने की वजह से हो रही है और इसमें पोर वाटर प्रेशर या वाटर बाहर निकलने की वजह से हो रही है। ठीक है। तो अभी मोटा मोटा आपको कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन में यही आंसर याद रखना है, क्या? कि कॉम्पैक्शन मैकेनिकल मेथड है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये पार्शियली सैचुरेटेड पर होता है, ये फुल्ली सैचुरेटेड पर होता है, ये सडन होता है, सडन मतलब ज्यादा समय नहीं लगता, जबकि ये ग्रेजुअल होता है, इसमें लॉन्ग टाइम टर्म में होता है। ठीक है। दूसरा, ये डायनेमिक लोड होती है, जैसे रोलर चलता हुआ है, कॉम्पैक्टर ऊपर से धाम धाम पड़ेगा तो भी डायनेमिक लोडिंग की वजह से होता है, डायनेमिक लोडिंग की वजह से होता है। और ये किसकी वजह से होता है? बिल्डिंग के स्टैटिक लोडिंग की वजह से होता है। तो स्टैटिक लोडिंग होती है तो कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा, डायनेमिक लोडिंग है तो हमारे पास कॉम्पैक्शन प्रोसेस होगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो क्विक रिवीजन में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम आउट कर दूं। देखिए, इन्होंने सीधा ही हमारे पास लेबोरेटरी में कॉम्पैक्शन को प्रभावित कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर लिया है। ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो इस पॉइंट पर आने से पहले आपको इसको ये देखना होगा कि कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या चीज। देखिए, कॉम्पैक्शन को बहुत सारी थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, परंतु कॉम्पैक्शन को सबसे इंपॉर्टेंटली या फिर सबसे जो वाइडली माना गया है वो कॉम्पैक्शन कर्व से समझाया जाता है। अब आपको ये तो पता लग ही गया है कि कॉम्पैक्शन होता क्या है। ठीक है। कॉम्पैक्शन में एयर बाहर निकलेगी, सडन प्रोसेस होगा। ठीक है, सडन प्रोसेस होगा। दूसरा, हमारे पास डायनेमिक लोडिंग होगी, चलायमान कोई भी मैकेनिकल मेथड होगा, चलायमान भार होगा, है ना, डायनेमिक लोड कंडीशन में। ठीक है। तो कॉम्पैक्शन को अगर समझाना हो तो उसको समझाने के लिए कॉम्पैक्शन कर्व की जरूरत होती है। देखिए, अभी तक कौन कौन से कर्व आ गए? एक तो प्लास्टिसिटी कर्व आ गया जो कि क्लासिफिकेशन में काम आ रहा है, याद आ रहा है ना, आईपी ऊपर, लिक्विड लिमिट नीचे। ठीक है। और ए लाइन के ऊपर क्ले सॉइल वगैरह। ठीक है। एक ही तरह एक और आया था अपने पास, कौन सा? याद करो, एक कर्व और आया था, कौन सा? फ्लो कर्व। फ्लो कर्व में हमने आपको बताया था लिक्विड लिमिट टेस्ट, जो कैसा ग्रांडे वाला जो टेस्ट था ना, उसमें हमारे पास ये था, और ये वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ बिलो वाला जो खांचा मिल जाता है उसमें, है ना। तो लिक्विड लिमिट टेस्ट में जो आया था वो फ्लो कर्व आया। इसी तरीके से एक और कर्व आपके सामने है, उसका कर्व का नाम क्या है? हमारा कॉम्पैक्शन कर्व। सबसे पहले तो ये देखो, कॉम्पैक्शन कर्व खींचा किस किस के बीच में जाता है? कॉम्पैक्शन कर्व बेसिकली जो खींचा जाता है वो ड्राई डेंसिटी को वाई एक्सिस पर रखा जाता है और वाटर कंटेंट को एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। ठीक है। वाटर कंटेंट को एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। और कॉम्पैक्शन कर्व जो बनाया जाता है वो किस पे बनाया जाता है? ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन बनाया जाता है। कॉम्पैक्शन हो रहा है, कॉम्पैक्शन आपको समझ में आता है। मैं आपको हल्का सा एक वीडियो दिखा दूं जिससे और अच्छे से समझ में आए। कॉम्पैक्शन बेसिकली हो सकता क्या? रोलर के द्वारा हो, या हमारे पास शिप फुट रोलर के द्वारा हो, या किसी और की वजह से हो। ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आपके सामने है तो ये कॉम्पैक्शन है, जैसे ये रोलर के द्वारा हो रहा है, ये रोड का कॉम्पैक्शन हो रहा है। अगर ये देखें तो ये शिप फुट रोलर है। तो इस तरीके से मिट्टी को दबाया जाता है किसी ना किसी मेथड से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है, या फिर न्यूमेट्रिक टायर रोलर। ये मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। इस तरीके से मिट्टी को कुल मिला के चलायमान भार द्वारा दबाया जाता है। ठीक है। तो ये सभी हमारे पास क्या है? कॉम्पैक्शन के मेथड्स हैं। जो आपके सामने ये रोलर चल रहा है, ये हमारा न्यूमेट्रिक टायर रोलर है। तो ये कोई भी डायनेमिक मेथड हो सकता है, तो उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला, कॉम्पैक्शन हो रहा होता है उस दौरान खींचते हैं। ठीक है। तो अगर मिट्टी में क्या है, अब यहाँ मिट्टी कैसी है? पूर्ण रूप से गीली तो है नहीं, पार्शियली सैचुरेटेड है। अगर मैं मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है और ये इसके नीचे ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, दूर दूर थे, खुले खुले थे, तो सॉइल का मास तो वही था, मास ऑफ सॉलिड तो वही था। ड्राई डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ सॉलिड बटे में टोटल वॉल्यूम। तो जब शुरुआत में आयतन ज्यादा था तो भैया ड्राई डेंसिटी भी कम होगी। कॉम्पैक्शन कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्राई डेंसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ मास ऑफ सॉलिड होगा ही होगा और आयतन भी होगा ही होगा। ठीक है।
तो ये कॉम्पैक्शन है। धीरे धीरे अगर आप रोलर से कॉम्पैक्ट करोगे, जो अभी अभी मैंने दिखाया, तो मिट्टी का क्या होगा, सॉलिड तो हमने चेंज नहीं किया, मिट्टी तो वही है, ठीक है, बस उसका क्या हुआ है, आयतन में कमी आ गई है, जिससे ड्राई डेंसिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। अब ये ग्रेजुअली जो बढ़ने लगेगी ड्राई डेंसिटी, ये बढ़ते 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 बढ़ते, और साथ में वाटर कंटेंट भी आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट का, एक्ट एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, स्नेह की तरह काम करता है, जिससे क्या होगा, पानी की वजह से जो ये आसपास जो ये पार्टिकल रीअरेंज होंगे, एक दूसरे के रिक्तियों में पुनः व्यवस्थित होंगे, उससे पहले ये क्या होगा, आपस में घर्षण होगा, तो ये पानी की लेयर जो होती है, इसको घर्षण को कम करती है और इनको रीअरेंज होने में सहायता प्रदान करती है। तो वाटर कंटेंट मिलाने का मेन रीजन क्या है, यहाँ पार्टिकल रीअरेंजमेंट में हेल्प करता है, एक तरीके से स्नेह का काम करता है, लुब्रिकेशन का। परंतु एक स्थिति मैक्सिमम आती है, उसके बाद अगर आप दबाओगे तो पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वाटर वॉइड बढ़ेंगे और ड्राई डेंसिटी दोबारा घटेगी, क्योंकि मिट्टी का आयतन बढ़ेगा, ठीक है। तो भैया OMC एक टर्म यहाँ पर डिफाइन होती है, ये क्विक रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं। OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वह पानी की मात्रा होती है, पानी भी कौन सा, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आपको पता है, मास ऑफ सॉलिड बटे में मास ऑफ वाटर बटे में मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये इस पर जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है, आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, रो डी मैक्सिमम, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को शॉर्ट में MDD भी बोल देंगे, M मतलब मैक्सिमम, D मतलब ड्राई और D मतलब डेंसिटी। MDD मिलती है, जिसको OMC कहते हैं, ये एक यूनिक वाटर कंटेंट होता है, इसी पर मिलती है, उससे कम पर भी कम रहेगी, उससे ज्यादा पर भी कम रहेगी, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन को अगर हम विजुअलाइज करें कि कॉम्पैक्शन में जब रोलर हमारा चलता है तो बेसिकली होता क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब थोड़ा सा कि क्या होता है भैया। कॉम्पैक्शन में होता यह है कि मिट्टी पहले दबती है, पानी उसमें स्नेह का काम करता है, ड्राई डेंसिटी बढ़ना चालू होती है, मैक्सिमम आती है, उसके बाद घटना चालू होती है, क्योंकि और पानी मिलाओगे तो वॉइड का काम करेगा। कभी भी कॉम्पैक्शन में, ये जो कॉम्पैक्शन कर्व बनाया है, ये मैंने कोहेसिव सॉइल के ऊपर बनाया है भैया, ठीक है। ये जो मैंने कॉम्पैक्शन कर्व बनाया है वो कोहेसिव सॉइल के ऊपर बनाया है, ये आप याद रखें यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी चिकनी मिट्टियों में फंसी हुई पूर्ण रूप से एयर नहीं निकाली जा सकती, यानी कि जो हमारा पीक होता है वहां पर भी आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन 85 से 95 तक प्राप्त जरूर कर सकते हो, ये 80 से 90 भी होता है किसी बुक में, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। परंतु 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है पूरी एयर, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था, क्या बताया था कि कॉम्पैक्शन में हम बेसिकली करते क्या है, एयर वॉइड को कम करते हैं, ठीक है, एयर वॉइड्स को कम करते हैं। तो एयर वॉइड को कम करते हैं, तो कभी भी हमारे पास जो चिकनी मिट्टियां होती हैं उनमें से पूर्ण रूप से सॉलिड, वाटर और एयर, पूर्ण रूप से एयर नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो रह ही जाएगी। ऐसा कहाँ होगा, अनंत पर कहीं हो सकता है, जब आप बहुत ज्यादा कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाओ तो ये अनंत स्पर्शीय इसकी एसिम्पटोट्स है, ठीक है, जहां पर जीरो एयर रह जाएगी, और एयर अगर जीरो हो जाती है तो फुल्ली सैचुरेशन हो जाता है 100%। तो याद रखना एक चीज क्वेश्चन में आती है, जीरो एयर वॉइड लाइन अनंत स्पर्शी होती है, कॉम्पैक्शन कर्व को कभी टच नहीं करती, कभी क्रॉस नहीं करती, ये कहीं अनंत पर जाके कहीं क्रॉस करेंगे, इनफाइनाइट पर, ठीक है, पैरेलल लाइन, इसलिए क्योंकि दो समांतर रेखाएं अनंत पर काटती हुई प्रतीत हो सकती हैं, नॉर्मली तो नहीं काटेंगी, ठीक है। और जीरो एयर वॉइड लाइन को ही क्या बोलते हैं, 100% सैचुरेशन लाइन बोला जाता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है कॉम्पैक्शन की कहानी, कौन सी मिट्टियों में, चिकनी मिट्टियों में। चिकनी मिट्टियों में कभी भी पूर्ण रूप से एयर बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, एयर बाहर नहीं निकलेगी। अपने पास ये नोट्सों में नीचे कुछ और ले आए, इस पे वापस आएंगे, परंतु उससे पहले हमारे पास किस पर चलते हैं, सैंडी सॉइल पर, कॉम्पैक्शन इन सैंडी सॉइल, जो कोहेजन लेस सॉइल है उसकी हम बात यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरे ख्याल से दिख ही रही है स्क्रीन, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो सैंडी सॉइल में या कोहेजन लेस सॉइल की अगर बात करें, क्योंकि दूसरी तरह की मिट्टी होती है उसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं, कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। तो कोहेजन लेस सॉइल की अगर बात करें तो ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के मध्य कर्व होता है, परंतु यहाँ पर एक अलग सी चीज होती है, तो यहाँ पर भी वही कहानी है, ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, यानी रोलर तो चल रहा है,
कॉम्पैक्शन तो चल रहा है, परंतु उसी के दौरान होता क्या है, कोहेजन लेस सॉइल की बात हो रही है भैया, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता है भाई, कोहेजन लेस सॉइल में एक विचित्र सा बिहेवियर देखा गया। क्या देखा गया कि भाई हमारे पास जब हम रोलर चलाते हैं और लुब्रिकेशन के लिए वाटर कंटेंट मिलाते हैं, लुब्रिकेशन के लिए वाटर कंटेंट मिलाते हैं, तो ड्राई डेंसिटी बढ़ने की, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती, ड्राई डेंसिटी बढ़ने की जगह थोड़ी सी घटती है, फिर बढ़ना चालू होती है और फिर एक ओएमसी पर वापस कम होना चालू होती है। तो एक ये विचित्र सा बिहेवियर दिखाया गया जहां पर ड्राई डेंसिटी बढ़ने की जगह कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, फिर भी ड्राई डेंसिटी, क्योंकि ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड बटे में वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब मिट्टी का आयतन कम होने की जगह बढ़ रहा है। ऐसा होता क्यों है, ये आपको सीटी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बताया था। जो बजरी टाइप सॉइल होती है, ग्रेवल में नहीं होता, ग्रेवल्स में नहीं होता, सैंड जो होती है उसमें बकलिंग नहीं है, ये बल्किंग है। बल्किंग का मतलब होता है फूलना। बल्किंग ऑफ सैंड का एक फिनोमिना होता है। बल्किंग ऑफ सैंड में होता क्या है, अगर आप कोई मिट्टी लो, एक सिंपल जार लो, मेजरिंग जार लो, जिसमें आप उस मिट्टी को भर दो पोरिंग करके, तो मान लीजिए उसका आयतन V1 है और ये ड्राई सैंड है। तो अब इस सैंड को कहीं पात्र में निकाल लीजिए, आप किसी पात्र में निकाल लीजिए और वहां इस सैंड को, उस सैंड में क्या डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो। ठीक है, अगर पानी डाल के वापस से आप उसी पात्र में इसको वापस से भरते हैं, मेजरिंग जार में जहां उसका वॉल्यूम पोरिंग करके भरते हैं, तो जो पहले आयतन V1 था उससे आयतन V2 बढ़ जाता है, तो ये फूल गई मिट्टी। तो मिट्टी का फूलना पानी की उपस्थिति में, पानी में भी कौन सी, स्मॉल वाटर कंटेंट पर, कम पानी की मात्रा पर, स्मॉल वाटर कंटेंट पर मिट्टी के आयतन में वृद्धि होना ही क्या कहलाती है, बल्किंग ऑफ सैंड। और बल्किंग ऑफ सैंड अगर आयतन में वृद्धि होगी तो भैया ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। परंतु ऐसा छोटे पानी की मात्रा पे होता है, 5 से 6, कई बुक इसको 4 से 5% भी कहते हैं। ये एक रेंज है जो अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग तरीके से दर्शाई जाती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप आंसर 5% टिक कर सकते हो अगर आपके पास स्पेसिफिक आंसर आए कि भैया कौन से परसेंट पर मैक्सिमम बकलिंग होगी, बल्किंग सबसे ज्यादा होगी। बल्किंग सबसे ज्यादा मतलब आयतन सबसे ज्यादा, आयतन सबसे ज्यादा मतलब ड्राई डेंसिटी न्यूनतम प्राप्त होगी वहां पर। ठीक है, तो ये बल्किंग की फिनोमिना है। बल्किंग होती क्यों है, एक चीज ये और देख लो, बल्किंग क्यों होती है। देखिए, अगर मान लो ये हमारे पास कोई सैंड का पार्टिकल है जो कि ड्राई था, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा सैंड का पार्टिकल है जो कि बड़ा था। जैसे ही मिट्टी पानी आता है तो पानी इसकी कोर की तरफ बढ़ना चालू होता है। जैसे अपनी जीभ, अगर आप अपनी टंग ले लो, जीभ ले लो और वो सूखी हुई है, सूखी हुई है, तो उससे कोई गीली चीज अगर आप लगाओगे जैसे बर्फ वगैरह, तो वो तुरंत चिपक जाएगी, उस चीज के चिपक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ड्राई सॉइल होती है उसमें पानी अंदर की ओर, कोर की ओर बढ़ता है। कोर की ओर बढ़ता है तो इस पार्टिकल की सतह पर कैपिलरी, क्योंकि अंदर की ओर बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, इसलिए कैपिलरी सरफेस टेंशन, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है क्वेश्चन, कैपिलरी सरफेस टेंशन जो होती है, कैपिलरी सरफेस टेंशन होती है, उसकी वजह से यहाँ पर तनाव सा उत्पन्न हो जाता है, जिससे सॉलिड पार्टिकल अपने अंदर सिकुड़ने का प्रयास करता है, पर सॉलिड सिकुड़ तो सकता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही इसके दूसरे पड़ोसी पार्टिकल के साथ भी हो रहा होता है, और ऐसा ही हर कण के साथ हो रहा होता है। ठीक है, और ये कहानी कब तक चलेगी, जब तक ये कोर तक ना पहुंच जाए। जब तक पूर्ण रूप से गीला पार्टिकल हो जाएगा तो ये टूट जाएगा, तो इसके ऊपर भी वही टेंशन है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, अपने आप में ही सिकुड़ने, तो इनके बीच में गैप बढ़ेगा और आयतन में वृद्धि होगी। और ये वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, इसी को ही हम कह रहे हैं कैपिलरी सरफेस टेंशन इफेक्ट। तो कैपिलरी अंदर की ओर जाना की वजह से सतह पर टेंशन उत्पन्न हो रही है, जिससे पार्टिकल, मिट्टी के वॉल्यूम बढ़ता है। इस वॉल्यूम को बढ़ने को ही बल्किंग ऑफ सैंड कहा जाता है। ये जनरली 5 से 6 या 4 से 5% की रेंज में होता है, कुछ भी नहीं तो 5 आंसर लगा सकते हो। अब ये पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जितने होंगे उतना ही ज्यादा दूर हटेंगे, इसलिए फाइन सैंड में सबसे ज्यादा बल्किंग होती है, मीडियम सैंड में उससे कम, और सबसे कम बल्किंग कोर्स सैंड में होती है। ठीक है, कोर्स सैंड में होती है। अगर वाटर कंटेंट पर एक क्वेश्चन और आता है, बल्किंग, मैक्सिमम बल्किंग सेम वाटर कंटेंट पर ही होती है। ये देखिए, सेम वाटर कंटेंट पर ही होती है, परंतु जो 10% होती है कोर्स सैंड में, जितना सैंड 20% होती है मीडियम सैंड में, और मैक्सिमम 35% तक देखी जाती है फाइन सैंड में। ग्रेवल में नहीं होती, क्यों, ग्रेवल का पार्टिकल बहुत भारी होता है। ग्रेवल में ये नहीं होती क्योंकि ग्रेवल का पार्टिकल बहुत भारी होता है, इस वजह से उसमें होती ही नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे पास बल्किंग, तो इसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम बल्किंग हो गया, जो कि 5 से 6% मैं लिख रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, आप अगर गोपाल रंजन देखो तो 4 से 5%। जैसे ही ये फ्रिंज टूटती है, कैपिलरी फ्रिंज टूटती है, टेंशन खत्म होती है, नॉर्मल बिहेवियर होता है, वही ओएमसी तक आता है। तो ओएमसी पर आपको क्या मिलेगा, ओएमसी पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, कोहेजन लेस सॉइल की एक खास बात और है, ध्यान से सुनना आप नोट डाल के। कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता है, कण कण अलग होता है, तो पानी जो हम मिलाएंगे वो हर रिक्ति तक पहुंच जाएगा और एयर बाहर अपने आप हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो यहाँ मिलता है, और इसी को जीरो एयर वॉइड लाइन बोलते हैं। तो जीरो एयर वॉइड लाइन जो कि कोहेजन लेस में पीक से नहीं गुजर रही थी, 85 से 95 ही था, यहाँ पर जीरो एयर वॉइड लाइन ड्राई मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की होकर गुजरती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बल्किंग क्या होती है, फाइन सैंड में मैक्सिमम 35%, कोर्स ग्रेन में सबसे कम 10%, परंतु होती चाहे कोई सी भी मिट्टी हो, सब में होती सेम वाटर कंटेंट पर ही है। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की मिट्टियां हो गई हैं कॉम्पैक्शन में। अब कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, इसके लिए मैं वापस से बैक वाले डोर पर ही जा रहा हूं जो अपन ने छोड़ा था। देखिए, कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कारक है वो है कॉम्पैक्शन एफर्ट। और ऊपर कर लेता हूं। अगर क्विक रिवीजन में आगे चले हम, तो कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन एफर्ट। कॉम्पैक्शन एफर्ट जो होता है, कॉम्पैक्शन एफर्ट से होता क्या है, ये देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिट्टी है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई मिट्टी के लिए हम कॉम्पैक्शन कर्व बना रहे हैं, तो उसमें अगर ड्राई डेंसिटी को मैंने वाई एक्सिस पर, वाटर कंटेंट को एक्स एक्सिस पर लिया है, सेम मिट्टी फॉर, यहां पर एक चीज नोट करेंगे, फॉर सेम सॉइल में एक बार लाइट रोलर ले रहे हैं, तो राइट रोलर ले रहे हैं तो होगा क्या, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ा पाएगा। परंतु उसी मिट्टी पर, सेम सॉइल पर यदि हम क्या ले, थोड़ा सा भारी रोलर ले लें, तो मीडियम रोलर ले लें, तो वही मिट्टी ज्यादा दबेगी। और उसी मिट्टी पर यदि आप कौन सा ले लो, कुछ और ले लो, तो हैवी कॉम्पैक्टर ले लो, तो ये और ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जो हैवी कॉम्पैक्टर है, हैवी कॉम्पैक्शन है, उसमें ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, ओएमसी कम लग रहा है। और जो हमारा लाइट कॉम्पैक्टर है उसमें ओएमसी ज्यादा पर कम ड्राई डेंसिटी मिल रही है। यानी कि कॉम्पैक्शन एफर्ट में क्या है, ज्यादा कॉम्पैक्शन, भारी रोलर लगाओगे तो कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, अर्थात मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तो बढ़ेगी, एमडीडी तो बढ़ेगी, और ओएमसी कम होगा। ओएमसी बेसिकली क्या है, एक रिश्वत ही तो है, लुब्रिकेशन ही तो है, स्नेहक ही तो है जो पार्टिकल के मध्य लग रहा है, जिससे रीअरेंज होने में मदद मिल रही है। अगर डंडा ही भारी है, अगर कॉम्पैक्टर ही बहुत हैवी है, तो कम लुब्रिकेशन में भी वो सेट कर देगा आपस में पार्टिकल्स को। इसलिए हैवी कॉम्पैक्शन में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज्यादा होती है, ओएमसी कम पे ही काम चल जाएगा। तो ओएमसी घटता है अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाया जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका उल्टा भी, अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट घटाया जाता है तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और ओएमसी बढ़ेगा। ठीक है, ये मीडियम के लिए है, ये लिखा हुआ है नोट्सों में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मीडियम के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था पहला कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। ये बल्किंग ऑफ सैंड हमने कर ही लिया है। कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पार्ट तो अपन ने कर ही लिया है। सेकंड पार्ट देखें यहां पर, वाटर कंटेंट। दूसरा जो है हमारे पास वो है हमारा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि अगर ड्राई डेंसिटी जो होती है वो, और वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो वाटर कंटेंट शुरुआत में बढ़ने से कॉम्पैक्शन बढ़ता है, ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, ओएमसी के बाद घटता है। ठीक है, तो जो ओएमसी होता है, ओएमसी का जो ये वाला साइड होता है, ये
कम वाला वाटर कंटेंट साइड होता है उसको ड्राई साइड ऑफ ओएमसी बोलते हैं। इसको सही लिख देते हैं, इसको ड्राई साइड ऑफ ओएमसी बोलते हैं। ठीक है, इसको ड्राई साइड ऑफ ओएमसी बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं इसको वेट साइड ऑफ ओएमसी बोला जाता है। ओएमसी के वेट साइड की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राई और वेट साइड की बात हो रही है ओएमसी के। ठीक है, तो वाटर कंटेंट बढ़ने से पहले तो बढ़ती है ड्राई डेंसिटी बिफोर ओएमसी, परंतु वाटर कंटेंट बढ़ने से रिक्तियां बढ़ती हैं, आयतन में वृद्धि होती है, ड्राई डेंसिटी घटती है आफ्टर ओएमसी। ठीक है, अब बिफोर और आफ्टर को ड्राई और वेट साइड ऑफ ओएमसी भी बोल सकता है। तो वाटर कंटेंट पर किस प्रकार से प्रभावित करता है ये समझ में आ गया। दूसरा, वाटर कंटेंट कम करता है, स्नेहक का काम करता है। तो स्नेहक का काम करता है तो कोई इश्यू ही नहीं है आपके लिए, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, स्नेहक का लुब्रिकेशन का काम करता है। ये हमारे पास है दूसरा कारक वाटर कंटेंट। ठीक है, तीसरा हमारे पास डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ये मैं आपको पहले में बता दिया है। अगर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्शन एफर्ट, अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाओगे, कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाओगे तो होगा क्या, कॉम्पैक्शन ज्यादा प्राप्त होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ओएमसी कम पर ही। अगर उल्टा होगा तो उल्टा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें अब तीसरा जो है हमारे पास, पहला मैं बता ही चुका हूं, तीसरा जो है वो है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल जो होती है उस पर ओएमसी किस प्रकार से निर्भर, कॉम्पैक्शन किस प्रकार से निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली कॉम्पैक्शन में होता क्या है, एक बार तो ये देख लो। कॉम्पैक्शन में होता क्या है, सॉइलिड पार्टिकल्स को मैकेनिकल मेथड द्वारा कूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिससे वो रीअरेंज। अब पार्टिकल बड़े होंगे, मोर साइज के होंगे तो भैया वो आराम से दब जाएंगे। ठीक है, लेस साइज के होंगे तो वो कॉम्पैक्टर के कांटेक्ट में ही ढंग से नहीं आएंगे तो दबेंगे क्या। ठीक है, इसका मतलब जो मिट्टी का साइज ज्यादा है, मोर साइज है, वो ज्यादा दबेगी, और लेस साइज वाली है वो कम दबेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, वेल ग्रेडेड सॉइल है। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, आपको बताया था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। वेल ग्रेडेड मतलब सारे साइज मौजूद हो, तो भैया छोटे बड़ों के रिक्तियां बड़ों की रिक्तियों में छोटे अरेंज हो जाएंगे, और छोटों में उनसे छोटे अरेंज हो जाएंगे। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल में सबसे ज्यादा होती है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल में सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ग्रेवल है, बड़ा पार्टिकल है, ज्यादा दबेगा। दूसरा, वेल ग्रेडेड होने की वजह से ज्यादा दबेगा। फिर वेल ग्रेडेड सैंड, इसी तरीके से फिर लो कंप्रेसिबल क्ले वो सिल्ट, और फिर हाई कंप्रेसिबल वो सीएल लो प्लास्टिक क्ले। ठीक है, यानी कि देखिए वेल ग्रेडेड तो होना ही चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सॉइल को कॉम्पैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ये एसपी लिखा हुआ है, एसपी मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड, ऐसे यहाँ जीपी भी लिखा हो सकता है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो इसको तो ड्राई डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। यदि अगर यूनिफॉर्म सॉइल है तो भैया कौन एक दूसरे के में आएगा, सभी एक जैसे पार्टिकल है तो कितना ही दबा लो, कोई भी अपनी रिक्तियों में आएगा ही नहीं। तो यूनिफॉर्म सॉइल में कॉम्पैक्शन ना के बराबर होता है। ठीक है, तो मिट्टी होनी तो वेल ग्रेडेड चाहिए, ग्रेवल में सबसे ज्यादा। उसी सेम कॉम्पैक्टर पर, फॉर सेम कॉम्पैक्टर मशीन चेंज नहीं करी मैंने, बस सॉइल चेंज कर रहा हूं। तो देखिए जो वेल ग्रेडेड है कम ओएमसी पर भी ज्यादा दब रही है, जबकि सैंड ज्यादा लग रही है, कम दब रही है, सिल्ट और कम, क्ले और कम। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको याद भी रखनी है कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, कॉम्पैक्शन भी बढ़ता है। कॉम्पैक्शन बढ़ने का सिंपल का मतलब है ड्राई डेंसिटी, वो भी कौन सी, ड्राई डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे चलते हैं कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने कारक में। नेक्स्ट जो है अपना, बस इतना सही है, बस ये मेन जो कारक थे आपके सामने है। इसके अलावा चलिए, इसके अलावा हमारे पास दूसरे लेक्चर में देखते हैं, या फिर देख लो अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या लगता है इसमें। ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन से होता क्या है, देखिए आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, कर लेते हैं इसको यही खत्म। इसके बाद हमारे पास इसके गुप्ता एंड गुप्ता और ईएस के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन बेसिकली है क्या चीज। इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन में हम कर क्या रहे हैं, मिट्टी को दबाई तो रहे हैं,
ठीक है, तो मिट्टी को अगर दबा रहे हैं तो कोहेजिव सॉइल के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले कोहेजिव सॉइल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कॉम्पैक्शन कर्व से समझा रहा हूं मैं आपको। कॉम्पैक्शन कर्व से समझा रहा हूं कि मान लीजिए कॉम्पैक्शन कर्व है, ये ड्राई डेंसिटी है, ये वाटर कंटेंट है, और ये हमारे पास कॉम्पैक्शन कर्व है। तो इसको ड्राई डेंसिटी का एक साइड ड्राई साइड होता है और ये जो होता है ये वेट साइड होती है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, तो अगर कॉम्पैक्शन कर्व की बात करें तो ड्राई साइड ऑफ ओएमसी और वेट साइड, ये मैंने टेबल बनाई हुई है। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है वो यदि ड्राई साइड में कूटोगे कोहेजिव सॉइल को तो फ्लोक्यूलेटेड होता है। फ्लोक्यूलेटेड मैंने आपको बताया था इस तरीके से, नॉर्मल एज टू फेस, इस तरीके से एज टू फेस जो होता है नॉर्मल ओरिएंटेशन होता है। और वेट साइड अगर किसी मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को आपने कॉम्पैक्शन किया है तो वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन वाला। ठीक है, यहाँ रिपल्शन फोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या अट्रैक्शन फोर्स है, आपको पता है या नहीं पता तो आप जो भी है सॉइल स्ट्रक्चर वाला जो भी अपना डे है, शायद डे 8 है, डे 9 है, जो भी है देख सकते हैं, डे 9 है शायद, है ना, जो भी आप देख लेना एक बार। परमेबिलिटी क्या होगी, परमेबिलिटी अगर आपने इस साइड में कूटा है, फ्लोक्यूलेटेड साइड में कूटा है तो फ्लोक्यूलेटेड रहेगा, और इधर परमेबिलिटी ज्यादा होगी, इधर कम होगी। श्रिंकेज देखो, ड्राई साइड में श्रिंकेज की बात कर रहा हूं। श्रिंकेज होता क्या है पहले ये बताओ। श्रिंकेज होता है जब मिट्टी में गीली होती है, मिट्टी जब गीली होती है, मिट्टी जब गीली होती है, वेट होती है, तो जैसे ही उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। मिट्टी को जैसे ही ड्राई किया जाता है तो उसमें चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है, वो सिकुड़ जाती है, जिससे उसकी सतह पर दरारें पड़ जाती है, इसको बोलते हैं श्रिंकेज। यानी मिट्टी गीली होने के बाद जब सुखाया जाता है तो वो श्रिंक होती है। अब मुझे बताओ, ड्राई साइड में ऑलरेडी पानी कम है, जब ऑलरेडी पानी कम है तो होगा क्या, ड्राई साइड में ऑलरेडी पानी कम है तो कम सूखेगी, कम ज्यादा सूख है ना, तो जब सूखेगी कम तो श्रिंकेज भी क्या होगा, कम, इसलिए श्रिंकेज ड्राई साइड में लेस होता है। उल्टा वेट साइड में क्या होगा, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, जब तो सुखाया जाएगा तो बहुत ज्यादा सूखेगी तो ज्यादा सिकुड़ेगी। ऐसे ही स्वेलिंग की बात करो, देखो स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग का मतलब होता है मिट्टी में पानी आने की वजह से, मिट्टी में पानी ऐड करने की वजह से मिट्टी फूल जाती है, इसको बोलते हैं मिट्टी का फूलना या स्वेलिंग। अब मुझे एक चीज ये बता दो कि जो हमारा कौन सा साइड है, ड्राई साइड है, उसमें पानी कम है, तो पानी आने की संभावना ज्यादा होगी मतलब ज्यादा होगी, तो ज्यादा पानी समाहित होगा तो ज्यादा स्वेल होगी। वेट साइड में ऑलरेडी रिक्तियों में पानी है, उसमें ज्यादा गुंजाइश है नहीं, तो भैया स्वेलिंग क्या होगी, कम। तो श्रिंकेज जहां लेस होगा स्वेलिंग वहां मोर होगी, श्रिंकेज जहां मोर होगा स्वेलिंग वहां कम होगी। ठीक है, इसका यूज क्रिकेट की पिच में भी किया जाता है। जैसे अपन करते हैं ना, भारत में मान लीजिए स्पिनर अच्छे हैं तो अपन क्या करेंगे कि ऐसी पिच बनाएंगे जिसमें दरारें हो, क्योंकि दरारों पर ग्रिप अच्छी बनेगी और स्पिनर को टर्न मिलेगी। अगर फास्टर अच्छे हैं तो क्या होगा भैया, फास्टर के लिए बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो हम किस साइड में कूटेंगे, दरारें कम से कम हो तो ड्राई साइड में कूटेंगे। तो स्पिनर्स को अगर चाहिए तो मोर वेट साइड ऑफ ओएमसी रोलर चला दो, और अगर आपको फास्टर्स को मदद देनी है, श्रिंकेज कम रखना है, तो आपको प्लेन पिच बनानी है तो ड्राई साइड ऑफ ओएमसी आप रोलर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पोर वाटर प्रेशर यहाँ लेस होता है, पोर वाटर प्रेशर लेस होगा क्योंकि पानी कम है तो प्रेशर कम डेवलप होगा, और पानी ज्यादा है इसलिए पोर वाटर ज्यादा होगा। वाटर डेफिशिएंसी मोर होती है, वाटर डेफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, ये वाली चीज शेयर स्ट्रेंथ बता दूंगा, परंतु बस आप याद रख लो, जो शेयर यहाँ पर एक चीज बस इतना सा याद रख सकते हो आप, अगर याद रखना चाहो कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है इसमें पीक वाला आता है, जबकि इधर विदाउट पीक वाला आता है। जब स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ बात करेंगे तो पीक और इस तरीके से आता है, जबकि मीडियम डेंस सैंड और लूज सैंड में इस तरीके से आता है। तो विद पीक जो होता है, याद रखना एक क्वेश्चन आता है ड्राई साइड ऑफ ओएमसी में अगर करते हैं, ड्राई साइड ऑफ ओएमसी में करते हैं तो शेयर वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पीक वाला आता है, मिट्टी ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करती है। जबकि अगर इधर आता है कौन सा, वेट साइड में, तो मिट्टी डक्टाइल मेटल की तरह व्यवहार करती है और कोई पीक नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज थी जो कि कॉम्पैक्शन के इफेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन और कॉम्पैक्शन का जो टेस्ट है उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में क्विक रिवीजन खत्म हो जाएगा, देन हम आगे चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अपने दोस्तों को भी कोर्स के बारे में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।